ये तो हम सब जानते हैं कि सेहत ही असली धन है, और एक स्त्री के लिए खासकर, क्योंकि जब हमारी सेहत ठीक रहेगी तभी तो हम अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे। तो बहनों, अपने लिए और अपने परिवार के लिए चलिए अपनी स्वास्थ्य संगिनी यानी मेरे साथ सेहत के इस सफ़र पर, जहां हम बात करेंगे औरतों की अलग अलग समस्याओं के बारे में, उन तरीक़ों के बारे में जिनसे हम इन बीमारियों से बच सकें और स्वस्थ रह सकें। आइए मेरे साथ। हमारे इस एपिसोड का विषय स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे आम कैंसर है, जिसमें स्तन के ऊतकों में एक घातक वृद्धि की शुरुआत होती है। मुख्य रूप से महिलाओं में जिंदगी की लगातार बढ़ती रफ्तार का तनाव, अधूरी इच्छाओं की अधिकता, शारीरिक गतिविधि का कम होना, पारिवारिक व सामाजिक और आर्थिक हालात के कारण निराशा या वंशानुगत, ये सभी स्तन कैंसर जैसे गंभीर रोग का कारण होते हैं। आज स्तन कैंसर महिलाओं में बहुतायत में है और विश्व भर में कैंसर से हुई उनकी अधिकांश मृत्यु का कारण बन गया है। संसार में कहीं भी हर 19 सेकंड में महिलाओं में स्तन कैंसर का केस निदान होता है। विश्व में हर 74 सेकंड में कहीं कोई स्तन कैंसर से मरता है। 2010 में विश्व भर में 1.6 लाख महिलाओं में स्तन कैंसर का निदान हुआ। इस हिसाब से अगले 25 साल में 41 लाख महिलाओं में स्तन कैंसर का निदान होने की संभावना है। 2010 में ही पूरे विश्व में 4,25,000 महिलाओं की स्तन कैंसर से मृत्यु हुई। इस हिसाब से 10.6 लाख महिलाएं अगले 25 साल में स्तन कैंसर का ग्रास बनेंगी। शहरी भारत में प्रतिवर्ष हर 1 लाख औरतों में अजीर्ण स्तर कैंसर के 25 से 30 मामले हैं और आयु समायोजित दर है हर साल हर 1 लाख महिलाओं में 30 से 35 नए मामले। भारत में स्तन कैंसर बढ़ रहा है। मुंबई में पिछले 30 सालों में हर दशक 11% की औसत बढ़ोतरी है। स्तन कैंसर दोनों युवा और वृद्ध महिलाओं में बढ़ रहा है। युवतियों में हर दशक में 11% और वृद्ध महिलाओं में प्रति दशक 16% से। आज भारत में हर साल अनुमानित 1 लाख से 1,25,000 स्तन कैंसर के नए मामले सामने आ रहे हैं। हालात इतने चिंताजनक हैं कि 2025 तक भारत में स्तन कैंसर के मामले दुगने होने की आशंका है। आइए आज के एपिसोड में हम स्तन कैंसर के कारण, लक्षण, बचाव और इलाज के बारे में जानें और जागरूकता की एक और सीढ़ी चढ़ें स्वास्थ्य संगिनी के साथ। अधिकतर ब्रेस्ट कैंसर का पता हमारी बहनों को तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए हम आभारी हैं डॉक्टर पूनम जैन के, जो हमें ब्रेस्ट कैंसर के कारण, लक्षण, इलाज और उसके रोकथाम के बारे में बताएंगी। डॉक्टर पूनम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्या कारण है कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी आजकल इतनी आम हो गई है। ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत कॉमन हो रहा है और इसलिए कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है। जैसे जैसे हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर का मुख्य कारण है कि हम सप्रेस्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं। हमारे इमोशंस, हमारा एंगर, सब कुछ सप्रेस्ड रहता है। आप देखोगे कि एशिया में आज भी औरतों को इजाज़त नहीं होती कि वो अपने मन की बात कह सकें या अपना कोई किसी चीज़ में डिसीजन ले सकें। तो ये एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण है हमारा खान पान। आप देखेंगे कि आजकल हम फास्ट फूड में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं और नेचुरल फूड में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब हम कम खाने लगे हैं। और जो ग्रो भी करते हैं तो वो हार्मोन्स डाल के ग्रो करते हैं ताकि उसकी पैदाइश ज़्यादा हो। तीसरी चीज़ होती है कि मेडिसिन्स। हम आजकल हर चीज़, छोटी बीमारी के लिए तुरंत मेडिसिन्स खाने लगे हैं। हम वेट नहीं कर पाते कि हम बीमारी को अपना कोर्स पूरा करने दें।
लेडीज़ लोग आजकल कोई भी पूजा हो, कोई फंक्शन हो, कहीं जाना हो तो तुरंत अपने मेंसेस को पोस्टपोन करना चाहती हैं। ये सब मुख्य कारण हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर कॉज करते हैं। डॉक्टर पूनम, ब्रेस्ट कैंसर के क्या लक्षण हैं? सबसे बड़ा इंडिकेशन है लॉस ऑफ वेट। हमारा वज़न लूज़ होने लगता है। हम सोचते हैं कि हम वही रूटीन लाइफ जी रहे हैं, उतना ही काम कर रहे हैं, फिर क्यों हमारा वज़न कम हो रहा है। ये एक मेन कारण है कि हमें एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि हमें क्या हो रहा है। दूसरा लक्षण होता है, अगर हम अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन करें तो उसमें कहीं भी अगर कोई गांठ नज़र आती है या हम शीशे में देखें और एक ब्रेस्ट छोटी बड़ी नज़र आती है, या हम देखें कि एक हमारा जो निपल होता है वो अंदर जा रहा है और एक नारंगी की शेप की तरह ब्रेस्ट नज़र आ रही है, तो ये एक मुख्य चेतावनी है कि हमें ब्रेस्ट कैंसर का जांच करवानी चाहिए। तो डॉक्टर पूनम, क्या इतनी भयंकर बीमारी से बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है अगर हम अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें, अगर हम अपनी सोच को इम्प्रूव करें, हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें, दुनिया की भागदौड़ में उसी रेस में हम भी हिस्सा ना लें, हम अपने जीवन को संतोषमय ढंग से व्यतीत करें, जो हमारे पास है और जितना है उसमें संतोष रखें, हम अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखें, तो हम कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बच सकते हैं। हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करें, हम एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करें, टाइम से सोएं, टाइम से खाएं, टाइम से एक्सरसाइज करें, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करें अपने खाने में, बैलेंस्ड डाइट खाएं। 6 दिन हम अपना नेचुरल खाना खाएं और एक दिन रविवार के दिन हम बदपरहेज़ी कर सकते हैं। तो उस तरीके से अगर हम अपने आप को मेंटेन करके चलेंगे तो हम कैंसर जैसी भयानक बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरी चीज़, कैंसर जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है और तंबाकू है, जो कि हमारे देश में आप देखेंगे बहुत लोग सेवन करते हैं। तो इन सब से अगर हम अपने आप को बचा के रखें और नेचुरल लाइफ ज़्यादा लीड करें, नेचर के प्रति ज़्यादा हमारा वो रहे, तो हम कैंसर से डेफिनेटली अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर पूनम, जैसे आजकल देखा गया है कि बहुत सारी महिलाओं को मानसिक तनाव रहता है, तो क्या ये मानसिक तनाव भी ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाने में मदद करता है? मानसिक तनाव बहुत तरीके का होता है। अगर आप देखेंगी कि हमारे घरों में, एशिया के घरों में लड़कियों को शुरू से सप्रेस करके रखा जाता है, तो उस सप्रेशन को का एक मुख्य कारण है कि हमें कैंसर हो सकता है। दूसरे, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है तो भी हम कैंसर के प्रोन हो सकते हैं ज़्यादा। और थर्डली, जब जितने भी हार्मोन्स हैं हमारे, उसमें ये होता है कि पूजा है तो भाई मेंसेस नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई कंट्रोल तो नहीं होता, वो तो जिसको जब आना है साइकिल के हिसाब से तभी आएगा, तो उसके लिए वो हार्मोन्स खाने लग जाती हैं। फिर वो एक हैबिट सी बन जाती है कि हमें ट्रिप पे जाना है तो आपने हार्मोन खा लिया, मेंसेस पोस्टपोन कर लिए। तो इस तरीके से फिर कोई बीमारी हो गई या आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो आप हार्मोन्स खा रहे हैं, वो सब चीज़ें एक कैंसर कॉज करती हैं। तो अगर रेगुलर ये इस तरह की मेडिसिन ली जाती हैं, हाँ, तो क्या मतलब ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं? ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं और हमारी सोच, हमारा खान पीन, हमारी मेडिसिन्स, ये सब मेजर रीजंस हैं कि हमें कैंसर आजकल इतना ज़्यादा होने लगा है। क्या एलोपैथी के अलावा और भी किसी पद्धति से कैंसर का इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, खास करके स्टेज 3 तक अगर हमें जल्दी पता चल जाता है कैंसर का और वो कहीं और दूसरे ऑर्गन्स में फैला नहीं है, तो हम बहुत सारी पद्धतियों से, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक पद्धति से हम उसका इलाज कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास ऐसी भी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में जो 4th स्टेज 5th स्टेज तक ट्रीटमेंट हो सकता है, चाहे उसमें क्योर ना हो, लेकिन कीमोथेरेपी के बिना भी उनको कंफर्टेबल लाइफ लीड कर सकते हैं, क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं। तो वो एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है जिससे कि कैंसर का इलाज हो सकता है और 3rd स्टेज तक तो क्योर भी हो सकता है।
बाकी स्टेजेस में हमने देखा है कि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ लीड कर पाते हैं। डॉक्टर पूनम, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा है इस महत्वपूर्ण जानकारी से हमारी बहनों का जीवन और उनकी सेहत दोनों बच सकेंगे। अब जानते हैं इसका दूसरा पहलू मिसेस सविता गुप्ता जी से कि कैसे हज़ारों साल पहले भारत में उपजा योग इस बीमारी से बचने में और इससे लड़ने में हमारी सहायता करता है। श्रद्धा, ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है। जो पेशेंट इस स्थिति से गुजरता है वो मेंटल और फिज़िकल बहुत पेन में होता है। तो योगा उसके सिस्टम को सपोर्ट करता है, उसकी जो होने वाला जो उसका स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। जिस पेन से एक पेशेंट गुजरता है ना, उस पेन को उसको ईज़ करता है, उसकी लाइफ को ईजी बनाता है, उसके ड्रेनेज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है जी, और टॉक्सिन्स को निकालता है बॉडी से। अच्छा ये बताइए, योगा करते समय मरीज़ को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? योगा करते हुए उसे काफ़ी सारी सावधानी रखनी चाहिए, जैसे उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल आसन नहीं करने, योगा इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में ही योगा करना है। ये नहीं हुआ कि किसी का देखा, किसी का किताब में पढ़ लिया और कर लिया। उसे किसी योगा इंस्ट्रक्टर जो एक्सपर्ट हो, इस तरह के पेशेंट अटेंड करने का एक्सपीरियंस हो, उसकी गाइडेंस में योगा करना चाहिए। और जिसका ब्रेस्ट कैंसर उसकी बोन्स तक पहुंच गया हो, उसको योगा के कोई भी पोज नहीं करने चाहिए, उसको सिर्फ मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में 2 तरह से किया जा सकता है, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं और एक भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि सांस को रोकना नहीं है, सांस लेनी है और अपने कंफर्ट तरीके से उसे छोड़ना है। सविता जी ये बताइए कि मरीज़ को कौन कौन से आसन करने चाहिए? उनके लिए बहुत ज़्यादा आसन नहीं होते हैं, कुछ आसन होते हैं जैसे स्विंग आर्म, हाथों को झूला देना, ऊपर नीचे करना, एंड काउ पोज जिसे गोमुख आसन भी कहते हैं, चाइल्ड पोज बालासन भी कहते हैं, रिलैक्स होकर लेट जाते हैं बच्चों की तरह। एक शवासन होता है और अपर प्रेयर पोजीशन जिसमें ऊपर हाथों को करके नमस्कार या प्रेयर करना या प्रार्थना करना, जी, ये शामिल है। अच्छा, मरीज़ को मेडिटेशन कैसे करना चाहिए? मरीज को मेडिटेशन के लिए पहले रिलैक्सेशन करना चाहिए, उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स को रिलैक्स करवा देना चाहिए। फिर उसके बाद उसको इमेजिनेशन विजुलाइजेशन करवाना चाहिए, अफर्मेशन करवाना चाहिए। विजुलाइजेशन में उसकी पास्ट एंड प्रेजेंट मेमोरीज़ होती हैं, उन्हें विजुलाइज करवाया जा सकता है। और फ्यूचर के लिए उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट तैयार किया जा सकता है जो उसको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग, और वो कॉन्सेप्ट तैयार करके उसको वो विजुलाइज करवाया जा सकता है। और एफर्मेशन में उसको ये एफर्मेशन करवाया जा सकता है कि वो रिलैक्सेशन की पोजीशन में बार बार रिपीट करे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मतलब एकदम सकारात्मक सोच के साथ उसे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, उसे अपने जीवन में भी सकारात्मक एटीट्यूड और सोच अपनानी चाहिए। सविता जी, जिन आसनों के बारे में आपने अभी हमें बताया, क्या आप हमें समझा सकती हैं कि उन आसनों को किस प्रकार किया जाना चाहिए? क्यों नहीं, दर्शकों के लिए इन आसनों को मैं स्वयं करके दिखाऊंगी। इसमें अपने बाजू को फ्रीली छोड़ दीजिए, ऐसे कीजिए, ऊपर नीचे, जैसे भी आपका मन चाहे। इसमें इसे आप बैठ के भी कर सकती हैं। इसमें जब आप बाजू को नीचे लेके आएंगे जब तो सांस को छोड़ना है और जब ऊपर लेंगे तो सांस को लेना है। इसमें आप सीधे खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे, हाथों को जोड़ेंगे और नमस्कार की मुद्रा में अपने आप को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, बिल्कुल जेंटली। आपको अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं देना है। आप किससे अगर ऊपर नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, आप सीधे खड़े होके अपने आप को इस तरह खड़ा कर सकते हैं सीधा। बैठ जाएंगे, पैरों को सामने करेंगे, एक पैर उठाएंगे एनएस के नीचे, दूसरा उठाएंगे थाइस के साथ में, अपने हाथ को उठाएंगे कमर के पीछे और एक कमर को नीचे से कमर के पीछे लेके जाएंगे और दोनों को पकड़ेंगे और अपनी कमर और गर्दन को सीधा करेंगे, बिल्कुल सीधा। आपने कोई सांस नहीं रोकनी है इसमें, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप ऐसे कर सकते हैं। इस आसन से ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाएगी
और टॉक्सिन्स ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेंगे। आप ऐसे लेट जाएंगी, एक हाथ को और अपने एक पैर को आप ऐसे मोड़ेंगे और बिल्कुल ऐसे आंखें बंद करके लेट जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। सांस धीरे धीरे लेंगे, सीधे लेट जाएंगे, पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी, हाथ आसमान की ओर। गहरी गहरी सांस लेंगे और महसूस करेंगे कि आपके शरीर का हर अंग शिथिल हो गया है, फुल रिलैक्सेशन। इस तरह मैंने आपको कुछ आसन, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन के बारे में बताया। इन सबको करके आप अपनी डेली लाइफ को आसान बना सकती हैं और मेंटल और फिज़िकल जो स्ट्रेस होता है इस बीमारी के दौरान उसको कम कर सकती हैं। वाकई योग को हम घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं, लेकिन आज भी ये प्राचीन विद्या कितनी कारगर है। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, हमें ये समझाने का कि कुछ समय अपने लिए निकालकर योग करना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। नमस्कार। तो बहनों, कारण, लक्षण, इलाज और बचाव इन सब का ज्ञान तो हमें हो चुका है, लेकिन सही खान पान की जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सही खान पान के सब व्यर्थ है। ब्रेस्ट कैंसर की इस जंग में उचित आहार क्या है और किस प्रकार से किया जाना चाहिए, आइए हम जानते हैं डाइटिशियन आरती सेठ से। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरती जी, हमें ये बताइए कि क्या सही डाइट से ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम की जा सकती है? जी हाँ, सही खान पान से हम ब्रेस्ट कैंसर का रोकथाम कर सकते हैं और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च से ये भी पता चलता है कि 40% तक हम ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम कर सकते हैं अगर हम सही खान पान करें तो। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक हानिकारक कड़ी बन जाती है और वो जो कैंसर सेल्स को जो कैंसर की सेल्स जिसकी वजह से होते हैं, ये हानिकारक कड़ी उसको बढ़ाती है जी। तो अब जो हमारे खाने का रोल इसलिए आता है सामने, क्योंकि जो हम वो खाना खाते हैं उनमें प्रस्तुत होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, इन हानिकारक कड़ी को जो कैंसर सेल ग्रोथ को ज़्यादा कर रही है, बढ़ा रही है हमारे शरीर में, इनको ये धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे राजमा में, सेब में, सोयाबीन में और हर तरह की बेरीज़ में, सबसे ज़्यादा क्रैनबेरी में। वैसे जैसे जो हमारे शहर में आसपास मिलते हैं, जो भी उस टाइम सीज़न में बेरीज़ मिल रहे हैं वो हमें ज़रूर खाने चाहिए। आंवला भी एक तरह का बेरी ही है, गूसबेरी जिसे कहते हैं इंग्लिश में। सो ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ब्रेस्ट कैंसर को रोकने के लिए। और जो एक और चीज़ रिसर्च से पता चली है वो है ग्रीन टी। दिन में आप जितनी बार भी ग्रीन टी पिएंगे वो आपको नुकसान नहीं करेगा, आपको उससे फ़ायदा ही होगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या ओमेगा 3 भी ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम में मदद करता है? जी हाँ, बिल्कुल। ओमेगा 3 का नाम पूरा ही है ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स, यानी ओमेगा 3 जो बिल्कुल ज़रूरतमंद फैटी एसिड्स हमें चाहिए। ये ज़रूरतमंद इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारा शरीर खुद नहीं बना पाता, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें अपने खाने से मिलते हैं। इसलिए अब जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, ये सारे जो हमारे अच्छे वाले टिश्यूज़ होते हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और जो कैंसर के सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं उनको बढ़ाते हैं, ज़्यादा करते हैं। ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड क्या करता है, इस इन्फ्लेमेशन को रोक देता है। इसलिए ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड आपको मिलेगा फ़िश में, यानी कि मच्छी में। और जो वेजिटेरियन है, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, उनके लिए आप क्या राय देंगी? जी हाँ, उनके लिए भी एक उपाय है, वो खा सकते हैं अलसी के दाने यानी कि फ्लैक्स सीड्स और अखरोट। अच्छा। तो ये दोनों चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़रूर लीजिए। मछली आप कम से कम एक बार ही लीजिए, और अगर आप शाकाहारी हैं तो आप अलसी के सीड्स और अखरोट सुबह उठते ही खा लीजिए। आरती जी, क्या फाइबर का सेवन भी ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम में मदद करता है? जी हाँ, बिल्कुल। फाइबर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में। फाइबर एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जब हम उसे फाइबर को खाते हैं, वो फाइबर इस हानिकारक कड़ी से जुड़ जाता है और हमारे गट में, पेट में, और ये इसको हमारी बॉडी से निकाल बाहर करता है।
तो इससे क्या हो रहा है, वो हानिकारक कड़ी जो है वो हमारी बॉडी से बाहर हो रही है और कैंसर की ग्रोथ नहीं हो रही है। इसको आप खाना चाहिए ओट्स में। ओट्स में बहुत फाइबर होते हैं, यानी कि दलिया। इसके लिए मैं आपको एक आसान सी रेसिपी बता देती हूँ। दलिए को आप नाश्ते में खा सकती हैं। 1 कप दलिया पानी में भिगो के रख दीजिए। पैन में 2 छोटे चम्मच तेल लीजिए, थोड़ा सरसों, कड़ी पत्ता, इससे स्वाद आएगा। और कड़ी पत्ता कैल्शियम में भी बहुत रिच होता है, तो उसका वो भी फ़ायदा है। फिर आप डालिए कुछ लाल और हरी सब्ज़ी, जैसे कि गाजर, शिमला मिर्ची, बीन्स, और फिर आप डालिए दलिया और स्वाद अनुसार नमक, हल्दी। तो ये एक पौष्टिक नाश्ता होगा, आपको फाइबर भी मिल रहा है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे हैं, जो दोनों ब्रेस्ट कैंसर को होने से रोक रहे हैं। मैं एक और बात बताना चाहूँगी, जो बाज़ार में आटा मिलता है वो ना इस्तेमाल करके मिक्स्ड आटा यूज़ करिए, जिसमें हर चीज़ का मिश्रण हो, जैसे कि बाजरा, सोया, रागी। ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बहनों ने इस स्वादिष्ट दलिये को बनाने की विधि ज़रूर लिख ली होगी। आरती जी, हमारी बहनों को जानकारी दीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए वो अपने आहार में किन किन चीज़ों से परहेज़ कर सकती हैं। जी, उन्हें परहेज़ करना चाहिए लाल मांस से, और उन्हें परहेज़ करना चाहिए ज़्यादा मीठा खाने से, ज़्यादा तला हुआ खाने से, और उन्हें दूर रहना चाहिए जो प्लास्टिक के डब्बों में पहले से पैक्ड फूड मिलता है बाज़ारों में, उससे दूर रहना चाहिए, वो हानिकारक होते हैं। और आखिर में शराब से भी। मतलब इन सब से ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। जी हाँ। आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आशा है बहनों, आपने भी अपनी स्वास्थ्य संगिनी के साथ इस जानलेवा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जाना, इसके रोकथाम और इलाज को समझा। अब वक्त है जागरूकता को जीवन शैली में ढालें, क्योंकि आप स्वस्थ तो परिवार स्वस्थ। नमस्कार।